इस एनीमे में डेडली क्रिमिनल्स को एक ऐसे आइलैंड में भेजा जाता है जहां लाइफ ऑफ एलेक्सर है, मतलब अमर होने की दवा। जो भी क्रिमिनल लाइफ ऑफ एलेक्सर को अपने साथ वापस लेकर आएगा उसके सभी क्राइम को माफ कर दिया जाएगा। तो सीजन 1 की लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और हो सके तो वीडियो को स्किप ना करके मुझे जरूर सपोर्ट करना। मेन आइलैंड में से शिनशिन के उसे वापस लौटने वाले एक लौटे आदमी जीका असायमोन से सोगन यानी देश के राजा के रॉयल ऑफिसर पूछताछ कर रहे होते हैं कि वो वहां से जिंदा कैसे पहले आया। पहले तो जीका बताने से साफ मना कर रहा होता है, लेकिन सब कुछ बताने को रेडी हो जाता है। वो कहानी शुरू करता है जब सोगन ने 2 दिन पहले लाइफ ऑफ एलेक्सर यानी अमर होने की दवा लेने डेथ पेनाल्टी मिले क्रिमिनल को शिनशिन को भेजा था, और इन क्रिमिनल को ऑब्जर्व करने का काम यामाडा असायमोन को दिया था, जो क्रिमिनल को मारने का ही काम करते हैं। पर रास्ते में ही जीका के क्रिमिनल को आजा ने मार दिया, तो वो जल्दी वापस आने का दुख मना के मेन आइलैंड आ ही रहा होता है, लेकिन पानी की लहरें उसे शिनशिन को आइलैंड में भेज देती हैं। जीका की ये बात सुन के रॉयल ऑफिसर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां गए अभी तक 60 लोग लगभग मर चुके थे और जिंदा वापस नहीं आए थे। पर जीका उन्हें ये नहीं बताता कि वो मेन आइलैंड वापस कैसे आया, लेकिन वो सभी को वार्निंग देता है कि मैं तो वहां दोबारा कभी नहीं वापस जाना चाहता, क्योंकि शिनशिन की उस दुनिया का है ही नहीं। वहां जाना मतलब सीधा मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना है, और ऐसा काम सिर्फ कोई बेवकूफ या बच्चे ही कर सकते हैं। इन बातों से जीका ने इनडायरेक्टली अपने ही राजा को मंद बुद्धि कह दिया होता है, जिस वजह से रॉयल ऑफिसर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी उसके पास बैठा सुगेन तुरंत रॉयल ऑफिसर से जीका की तरफ से माफी मांगते हुए कहता है कि वो खुद भी इस पागल इंसान से परेशान रहते हैं। फिर भी रॉयल ऑफिसर का गुस्सा शांत नहीं होता, लेकिन उनके पास खड़ा दूसरा ऑफिसर सुगन के बारे में ऐसा कुछ बताता है जिससे पहला ऑफिसर डर के मारे इस बात को वहां ही रफा दफा कर देता है। उसके बाद वो राजा की तरफ से एक नया फरमान सुनाता है कि शिनशिन के ऊपर फिर से लोग भेजे जाएंगे, इसलिए यामाडा असायमोन लोगों को दोबारा वहां जाकर ऑब्जर्व करने का काम करना होगा कि असल में वहां क्या हो रहा है। बात खत्म होने के बाद बाहर आके जीका सुगन से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात का डर नहीं है, इसलिए मैंने रॉयल ऑफिसर से ऐसे बातें की। इस पर सुगेन गुस्से में बोलता है कि वो उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, और जीका को सामुराई के प्रॉपर एटिक्वेट फॉलो करने को बोलता है, क्योंकि आइजन शिनशिन क्यों आइलैंड पर गए हुए हैं और उनके वापस आने तक सुगेन उनकी पोजीशन हैंडल कर रहा है, इसलिए वो नहीं चाहता कि आइजन के लौटने के बाद उन्हें पता चले कि जीका ने यहाँ कोई बड़ा कलेश खड़ा कर दिया है। फिर जीका पूछता है कि इस बार उनके पास कौन से क्रिमिनल हैं। इस पर सुगेन बताता है कि इस बार उनके साथ इवाकाकोरे विलेज के शिनोबी जाएंगे, क्योंकि जब शिनशिन को जाने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस हो रही थी तब उन लोगों ने सभी क्रिमिनल को मार दिया था, इसलिए हमारे राजा ने उन 4 शिनोबी को सिलेक्ट किया। और इवाकाकोरे विलेज का चीफ भी राजा की मदद करना चाहता है, क्योंकि उसने भी शिनशिन के आइलैंड पर कोई अपनी बहुत कीमती चीज छोड़ दी है, और हमें पता है कि वो गाबोए मारू की बात कर रहा था। लेकिन सुगैन को क्रिमिनल पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो जीका से कहता है कि कुछ दिनों में तुम्हें भी हमारे साथ शिनशिन के आइलैंड वापस चलना होगा। जीका सीधा मना कर देता है। तब सुगैन इमोशनल होते हुए कहता है कि आइजन ने उसे 2 दिन के अंदर रिपोर्ट करने को बोला था, लेकिन अब तीसरा दिन हो चुका है और उनकी कोई खबर उसे नहीं मिली। इसी वजह से उसे आइजन और बाकी सब यामाडा असायमोन को जो वहाँ गए हुए हैं उनकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। तभी एक आदमी भागते हुए आता है और जीका से पूछता है, लॉर्ड सैमुराई जो सामान आप लाए हो उसका हम क्या करें। जीका वहां जाकर देखता और बताता है कि वो ये क्रिएचर शिनशिन के पास से लाया था, ताकि रॉयल ऑफिसर को दिखा सके कि आइलैंड कितना खतरनाक है, लेकिन वो ये सब उन्हें नहीं दिखा पाया। इसी बीच सुगन उस क्रिएचर को छूने जा रहा होता है, तो वो आदमी उसे रोकने को कहता है, पर सुगन शांत रहकर कहता है कि ये क्रिएचर जिंदा नहीं है, क्योंकि उसे इसके अंदर से वेव ऑफ लाइफ बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। बाद में वो दोनों अपने बाकी 2 मेंबर कियोमारा और इसुजू से मिलते हैं, और इन चारों को इस बार सिर्फ और सिर्फ उनकी प्योर स्ट्रेंथ की वजह से सिलेक्ट किया गया और कुछ नहीं। दूसरी तरफ शिनशिन के आइलैंड पर रेन एक स्केलेटन को समझा रहा होता है कि टाओ लाइफ का ही एक रूप है, अगर तुम ज्यादा टाओ यूज करते तो तुम अपनी लाइफ फोर्स और बॉडी को ही खत्म कर रहे होते हो। लेकिन स्केलेटन पूछता है कि क्या बॉडी और सोल अलग अलग चीजें नहीं होती। इस पर रेन कहता है कि बॉडी और सोल दोनों टाओ का ही दूसरा रूप है। तभी टाओफा वहां आती है और कहती है कि उसने कितनी बार मना किया कि यहाँ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बातें ना करें, क्योंकि हम यहाँ मजे और ट्रेनिंग करने आए हैं। फिर रेन बाहर आकर अपने नए ट्रेनिंग ग्राउंड को देखता है जो टाओफा ने बनाया होता है। यहाँ ट्रेनिंग करने से वो टाओ और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। वहाँ एक स्पेशल रूम भी होता है जहाँ डाटा ट्रांसफर होता है, जिससे टाओ को और इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन गुईफा कहता है कि यिन एंड यांग के बीच बैलेंस में रहना ही सबसे बेहतर होता है और कुछ नहीं। लेकिन रैन कहता है कि डाटा ट्रांसफर से हम अपनी स्ट्रेंथ यानी टाओ को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर लाइफ अलग होती है और नए नए एक्सपीरियंस से उन्हें नई नॉलेज मिलती है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं।
बाद में जूफा डाटा ट्रांसफर अपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके बाहर आता है। तब टाओफा उसे ह्यूमन लैब से बना हुआ टान देती है जो मुडान ने बनाया होता है, लेकिन उस टान में वो ग्लोइंग इफेक्ट वाली चीज नहीं होती। इस बारे में वो जू जिन से पूछती है, लेकिन जू जिन को भी इस बात का कोई आइडिया नहीं होता कि वो ग्लोइंग एलिमेंट कहाँ है। शिनसेन आइलैंड के दूसरी तरफ टेंजन के कासल में सागिरी और बाकी लोग रुके हुए होते हैं। सागिरी कहती है कि हमें एक ही जगह ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। तब वो नोटिस करते हैं कि यूजुरुहा, नूरोगाई और सियोन ने अपने कपड़े बदल लिए हैं, जिससे ये समझना मुश्किल हो रहा है कि वो टेंशन के साइड है या ह्यूमन की। तो वो समझाते हैं कि उनके कपड़े खून से गंदे हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने कपड़े चेंज कर लिए और कुछ नहीं। फिर सागिरी अपना प्लान बताते हैं कि सबसे पहले उन्हें मी और गाबेमारू को ढूंढना होगा। उसका मानना है कि गाबेमारू लाइफ ऑफ एलेक्सर के लिए कासल के गेट के पास जरूर आएगा, इसलिए हमें यहाँ वेट करना चाहिए। इस पर यूजुरुहा डाउट करती है, क्या हमें सच में यहाँ रुकना चाहिए जब लाइफ ऑफ एलेक्सर का कोई प्रूफ नहीं मिला हमें, और इस आइलैंड पर अजीब मॉन्स्टर और टेंजन जैसे खतरनाक दुश्मन भी हैं, तो क्या हमें अपना मिशन छोड़कर अपनी जान बचाकर वापस नहीं चले जाना चाहिए। सागिरी कहती है कि जब से तुम्हें लगा है कि यहाँ लाइफ ऑफ एलेक्सर नहीं है, तब से तुम सेल्फिश बिहेव कर रही हो। शायद तुम चाहती हो कि जब तुम मेन आइलैंड वापस जाओ तो तुम्हारे साथ कुछ यामाडा, आइसोमॉन लोग हों जो प्रूव कर सके कि यहाँ लाइफ ऑफ एलेक्सर जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन वो ये भी मानती है कि यूजुरिया का पॉइंट बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सागिरी चाहती है कि वो सब लोग गाबेमारू, मी और बाकी सब साथ में आइलैंड से निकले, ना कि अकेले अकेले। यूजुरिया आखिर में सागिरी की बात मान लेती है और उसका प्लान फॉलो करने को रेडी हो जाती है। पर सागिरी को टेंशन है कि गाबेमारू टेंशन कासल के गेट पर कब तक आएगा। तब यूजुरिया बताती है कि वो शायद पहले ही आ चुका है, क्योंकि गेट की वॉल टूटी हुई उसने देखी और उसे तोड़ने का सिर्फ काम गाबेमारू ही कर सकता है। इसलिए सब डिसाइड करते हैं कि गेट पर जाकर उसका वेट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब वो गाबेमारू से मिलेंगे तो उसकी वाइफ के बारे में उससे क्या कहेंगे। दूसरी तरफ गाबेमारू भी टेंशन कासल के पास पहुंच रहा होता है, लेकिन उसकी यादें अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई हैं। उसे बाकी लोगों से कल रात पता चल गया है कि वो मिशन के लिए यहाँ आया है, लेकिन ये मिशन उसे अजीब लग रहा है। वो कंफ्यूज है, क्या वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा है या कोई और रीजन भी है इसके पीछे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपने वाइफ का चेहरा तक याद नहीं आ रहा। फूची इस बात को नोटिस करता है, पूछता है गाबेमारू तुम ठीक हो ना। गाबेमारू कैजुअली कहता है कि वो ठीक है, पर थोड़ा आगे बढ़ते ही उनका सामना आजा और टोमा से हो जाता है। आजा ह्यूमन को देखते ही सीधा गाबेमारू पर अटैक कर देता है। पूची और टोमा समझ जाते हैं कि अब वो साथ मिलकर नहीं लड़ सकते, अब उन्हें एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ाई और फाइट करनी होगी। लेकिन गाबेमारू तुरंत आजा के कंधे पर चढ़कर उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसे खत्म कर देता है। लेकिन तभी मी वार्निंग देते हैं कि आजा का टाव बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है एकदम से, और अचानक आजा दोबारा जिंदा हो जाता है और गाबेमारू को जोर से नीचे पटकता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं कि गर्दन टूटने के बाद भी वो जिंदा कैसे हो गया। तो गाबेमारू समझता है कि आजा शायद इस आइलैंड के इमॉर्टल मॉन्स्टर में से एक है, इसलिए गाबेमारू डिसाइड करता है कि वो आजा को मार मार कर इस आइलैंड के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन निकालेगा। पर आजा गाबेमारू को पूरी तरह पीट रहा होता है, लेकिन गाबेमारू कॉन्फिडेंट रहता है और कहता है कि मुझे बस तुम्हें हराना है, जैसा मैं बाकी सभी को हराता हूँ उन्हें मार मार के। फिर उन दोनों की इंटेंस फाइट शुरू होती है। गाबेमारू आजा को बार बार काट कर उसकी आंखें, कान, नाक जैसे सेंसेस डिस्ट्रॉय करने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि एक इमॉर्टल मॉन्स्टर भी बिना सेंस के अच्छे से फाइट नहीं कर पाएगा और हार जाएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आजा हर एक अटैक से खुद को तुरंत हील कर लेता है। पर उन दोनों की फाइट देखकर सबको लगता है जैसे दो जंगली जानवर एक दूसरे पर टूट पड़े हों। फिर आजा को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से नीचे की जमीन तोड़ देता है और हाथ में टाव का यूज करके गाबेमारू को ब्रूटल तरीके से मारने लगता है। लेकिन गाबेमारू इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो हैवी डैमेज लेता है, लेकिन साथ ही आजा के हाथ, उंगलियों और गले पर बार बार काट कर उसे भी इंजर्ड करता रहता है। पर प्रॉब्लम यह है कि आजा हर बार खुद को तुरंत हील कर लेता है अपनी रीजनरेटिव एबिलिटी की मदद से। ये फाइट देखकर टामिया को लगता है कि गाबेमारू पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था, फिर अब इतना पिट क्यों रहा है। वो ये बात मी से पूछता है। मी समझाते हैं कि गाबेमारू के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। टाव को सही तरह से यूज करने के लिए इंसान को एक साथ स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों होना पड़ता है। लेकिन गाबेमारू अभी सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके अंदर वीकनेस की फीलिंग ही नहीं है। इसी वजह से वो अपना टाव प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा होता। उधर गाबेमारू को भी फील हो जाता है कि उसकी लाइफ की कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो उसके दिल के करीब है वो भूल चुका है, और वो चाह कर भी याद नहीं कर पा रहा कि वो क्या भूल गया है। फाइट के बीच में आज अपने भाई टोमा से कहता है कि तुम बाकी लोगों को संभालो जब तक मैं इस पागल को हैंडल कर रहा हूँ। ये सुनकर फूची को समझ आ जाता है कि आजा और टोमा भाई हैं।
टोमा डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो टामिया को हैंडल करेगा क्योंकि वो सबसे वीक लगता है। टामिया भी समझ जाता है कि टोमा उसे एक हाथ कटने की वजह से कमजोर समझ रहा है, इसलिए वो अटैक करते हुए कहता है कि मुझे वीक समझने की गलती मत कर बच्चे। पीछे से फूची बोलता है कि शायद यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर अभी भी टोमा एक यामाडा असायमॉन है तो उससे फाइट मत करो तुम। लेकिन टामिया गुस्से में कहते है कि जो भी मुझे वीक समझेगा वो अपने हाथ गवा बैठेगा। फाइट शुरू होते ही जल्दी ही टोमा को समझ आ जाता है कि टामिया कोई ऑर्डिनरी फाइटर नहीं है बल्कि एक एक्सपीरियंस्ड स्वॉर्डमैन है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो टामिया के इंस्टिंक्ट को उसके खिलाफ यूज करेगा। लेकिन हर बार टामिया ही टोमा पर भारी पड़ता है। टामिया कहता है कि तुम्हारा एम और टैलेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है लेकिन तुम्हारा फाइटिंग फॉर्म बहुत ही ज्यादा स्लॉपी और नल्ला है। टामिया ये भी कहता है कि टैलेंटेड होने की वजह से तुम हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, इसलिए तुम कभी अपनी टेक्निक इंप्रूव ही नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम बेस्ट हो, पर असलियत ये है कि तुम कभी अपने भाई के साथ इक्वल फुटिंग पर लड़ ही नहीं सकते और ज्यादातर फाइट आजा ही हैंडल करता है। और टामिया के चेहरे को देखकर 100% श्योर हो जाता है कि टोमा हमेशा अपने भाई पर डिपेंड रहता है और उसके साथ मिलकर फाइट करता है। तो टोमा कहता है कि जब उसका भाई उसके साथ मिलकर लड़ना ही नहीं चाहता तो वो जबरदस्ती कैसे करे, और वो अपने भाई के हर ऑर्डर फॉलो करता है और उसे बड़े ग्रुप बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि बचपन में उसके फादर भी इसी वजह से मारे गए थे। जब आजा ने बैंडर्स को कंट्रोल किया तब भी वो सिर्फ पॉन्स की तरह ट्रीट किए गए थे क्योंकि आजा के लिए टोमा ही काफी है और टोमा के लिए आजा। तो टोमा टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम दोनों भी तो अब एक ग्रुप की तरह बन चुके हो। ये सुनकर टोमा के अंदर कुछ क्लिक हो जाता है और वो फाइट के बीच ही रैपिडली इंप्रूव होने लगता है और टामिया ये चेंज नोटिस कर लेता है। तब टोमा 5 बड़े डोसी को ऑर्डर देता है कि वो फूची और मी पर अटैक करे। फूची तो मी को पीछे हटने को कहता है ताकि वो डोसी से अच्छे से फाइट कर सके। दूसरी तरफ गाबेमारू और आजा की फाइट और भी इंटेंस हो जाती है, पर आजा कहता है कि गाबेमारू बहुत स्ट्रांग है लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वो गाबेमारू को मार सकता है क्योंकि अपने टाव की मदद से वो एक निंजा के मूवमेंट को क्लियरली देख सकता है और ऊपर से वो खुद को रिजनरेट भी कर सकता है, जबकि गाबेमारू के पास ऐसी कोई एबिलिटी ही नहीं है। लेकिन फाइट के बीच गाबेमारू को अचानक एहसास होता है कि वो जो भी भूल चुका है और जो भी इंपॉर्टेंट चीज उसकी यादों से गायब है, अगर उसने उस फीलिंग को भी खत्म नहीं किया तो वो हार जाएगा। इसलिए वो अपने आप को फिर से गाबेमारू द हॉलो बना लेता है और अपनी लाइफ फोर्स और अपनी जिंदगी दाव पर लगाकर वो अपने निंजुत्सु अटैक के साथ आजा पर टूट पड़ता है। इसी दौरान गाबेमारू को इवागाकुरे विलेज के चीफ की बात याद आती है, एक शिनोबी आसानी से नहीं मरता और जब वो मरने लगता है तो उसका एक ही मकसद होता है, मरते मरते भी अपने दुश्मन को मैक्सिमम डैमेज देना। प्रेजेंट में गाबेमारू के अटैक से आजा की रिजनरेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुकी होती है और वो हैरान होकर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम अपने साथ मुझे मारना चाहते हो पगलैट कहीं के? पर गाबेमारू शांत लेकिन डेंजरस टोन में कहता है कि उसे मिशन के बारे में कुछ भी खास याद नहीं है और उसके पास ऐसी कोई याद भी नहीं बची जिसके लिए वो जीना चाहे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, शिनोबी हमेशा ग्रुप में काम करते हैं, इसलिए अगर वो मर भी गया तो कोई और शिनोबी आकर ये मिशन कंप्लीट कर देगा। इसलिए वो चाहता है कि आजा को मारकर यहाँ उसके साथ खत्म हो जाए। और कहते हैं ना, जो लोग जीना चाहते हैं वो कभी उस इंसान को हरा नहीं सकते जो मरने के लिए तैयार हो। तब आजा को डोसी की एक बात याद आती है। उसने कहा था, तुम्हारा टाव बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन तुमने इसे प्रॉपर्ली ट्रेन करके एक्वायर नहीं किया, इसलिए ये तुम्हें ही कंज्यूम कर सकता है फ्यूचर में। प्रेजेंट मूवमेंट में आजा सोचता है कि उसे सब कुछ खोना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन वो अपने छोटे भाई टोमा को किसी भी हाल में नहीं खोना चाहता। इसी जुनून में वो अपने टाव को खुद को ही कंज्यूम करने देता है, जिससे धीरे धीरे उसका शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो बहुत भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है जिसके शरीर से कई सारे टेंटिकल निकल रहे होते हैं। आजा मॉन्स्टर में बदलने के बाद पागलों की तरह गाबेमारू पर अपने टेंटिकल से हमला करता है, पर गाबेमारू अपने निंजुत्सु से आजा पर जब हमला करता है तो वो अपने टेंटिकल से अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहता है और फिर से अटैक शुरू कर देता है। तो गाबेमारू अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फायर ब्लास्ट करता है, पर इस सब से आजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइट से थोड़ी दूर फूची उस डोसी को जलने से बचा लेता है जो उसे मारने आया था। कितना अच्छा बालक है ये। दूसरी ओर आजा एक अजीब सी जगह पर आ गया था जहाँ सब कुछ ब्लैक था और उसके सामने एक ब्लैक वॉर्टेक्स था, पर वहाँ वो सोच रहा था जिस पागल निंजा से वो लड़ रहा था वो कहाँ गायब हो गया। और तभी आजा को गाबेमारू वॉर्टेक्स के अंदर दिखता है, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से रियल वर्ल्ड में आजा बिना देखे सुने सीधा गाबेमारू को मारने का ठान के उसके ऊपर टेंटिकल के हमलों की बारिश कर देता है। दूर से फाइट को देख रहा टामिया कहता है कि गाबेमारू जला हुआ क्यूला बनने को तैयार है, लेकिन अपनी टाव की मदद से
आजा द मॉन्स्टर को मारने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। तो पास में खड़ी मी कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि गाबेमारू टाओ को यूज करने की काबिलियत भूल चुका है और आजा का टाओ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है, इसलिए गाबेमारू उसे यूज नहीं कर पाएगा और ना ही उसे हरा पाएगा। गाबेमारू को भी समझ आ जाता है अगर उसने एक बार और अपना निंजुत्सु यूज किया तो वो मर जाएगा, लेकिन वो मरने को तैयार है क्योंकि उसका मानना है अगर वो मर गया तो कोई और शिनोबी ये मिशन कंप्लीट कर देगा। लेकिन आजा इस मिशन में बहुत बड़ा कांटा साबित हो सकता है सभी के लिए, इसलिए वो उसे अपनी जान देकर मारने को रेडी है, जिससे बाद में मिशन कंप्लीट करने जो शिनोबी आए उन्हें आजा से लड़ना ना पड़े। पर ऐसा करने से गाबेमारू की वाइफ की यादें उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उन्हें नहीं सुनता और आजा से लड़ने निकल पड़ता है। फिर से दूर खड़ा फूची सोचता है कि इन दोनों का मिशन लाइफ ऑफ एलेक्सर को ढूंढ के अपनी आजादी लेना है, लेकिन ये बात ये दोनों भूलकर एक दूसरे को मारने के लिए पागल हो गए हैं। कैसे अजीब लोग हैं ये। आजा को मॉन्स्टर में बदल के फाइट करता देख टोमा को टामिया की बात याद आती है कि उसका भाई आजा उसे फाइट करने नहीं देता क्योंकि वो उसे हट होते नहीं देख सकता, इसलिए अभी वो मॉन्स्टर बन के उसे बचाने के लिए लड़ रहा है। पर टोमा अपने भाई को उसके लिए मरता नहीं देख सकता। आजा फाइट के दौरान सोच रहा होता है कि उसे गाबेमारू को किसी भी हालत में मारना होगा जिससे वो और उसका भाई जिंदा बच सके, लेकिन वो लड़ते हुए यही भूल जाता है कि असल में वो है कौन। पर तभी टोमा आजा के सामने आता है और उसके टेंटिकल से घायल हो जाता है, पर कहता है मुझे लगा था हम साथ लड़ते हैं, लेकिन बड़े भाई तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अकेले लड़ते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं वीक हूँ और तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते लड़ाई के समय पर, लेकिन इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, तो प्लीज वापस आ जाओ। और सच में टोमा की बात सुन के आजा थोड़ा होश में आ जाता है, पर अपने गाबेमारू भैया यही मौका देख के आजा और टोमा को मारने के लिए अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन मी गाबेमारू को ऐसा करने से रोकती है क्योंकि अगर गाबेमारू ने एक भी अटैक किया तो वो टाओ के एकदम से इंक्रीज होने की वजह से मर जाएगा। इसलिए मी अपनी टाओ पावर का यूज करके जमीन में बहुत बड़ा होल कर देती है, जिससे गाबेमारू अपना पावरफुल अटैक नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो आजा के ऊपर एक स्टोन से हमला करता है। पर इसी वजह से आजा एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है और अपने भाई को होल के ऊपर भेज के गिरने से बचाता है, पर खुद नीचे गिरते हुआ कहता है कि टोमा तुम मेरा इंतजार करना, मैं वापस जरूर आऊंगा। दूसरी ओर मी अपनी टाओ पावर का यूज करके कमजोर हो जाती है और कुछ ही देर में एक टीनेज लड़की जितनी बड़ी हो जाती है और मी का ये नया रूप टामिया को बहुत ही ज्यादा सेक्सी और क्यूट लगता है। लेकिन फुची कहता है मी ने अभी अभी टाओ का यूज किया और उसने ऐसा कैसे किया और वो एकदम से ग्रो कैसे हो गई, ये बात मैं उसकी बॉडी को काट पीट के पता कर सकता हूँ। पर टामिया उसे क्रेजी बास्टर्ड कहते हुए ऐसा करने से मना कर देता है, पर वो दोनों इस बात पर एग्री करते हैं ये आइलैंड बहुत अजीब और यहाँ रहने वाले लोग और चीज भी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हैं। दूसरी ओर टेंजन कासल से बाहर आते हुए सागरी लोग वहाँ की मूर्तियों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा अजीब हैं और वहाँ सियोन कहता है कि ये सब बहुत अजीब है और क्या पता हमें आगे रास्ते में और क्या अजीब और डेंजरस चीज या लोग मिल सकते हैं। पर यूजुरिया सोच रही होती है ये सब किसने और क्यों बनाया, और मेन बात उसे इस सब से मिलेगा तो क्या। तो होको जो सागरी के पास है वो मन ही मन कहता है ये एक्सपेरिमेंट ग्राउंड है जिसे लाइफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड में बनाया गया है। और ये कहना बिल्कुल झूठ होगा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ह्यूमन जो टेंजन को मार सकते हैं वो आइलैंड को पूरी तरह चेंज कर सकते हैं, पर जब तक वो चेंज होगा तब तक होको वही रहेगा जैसा वो अभी है या नहीं, इस बात पर उसको डाउट होता है। थोड़ा आगे जाने के बाद दोनों ग्रुप एक दूसरे से मिल जाते हैं जहाँ सागरी गाबेमारू और बाकी सभी को देख के हैरान है और होको मी को देख के तुरंत समझ जाता है कि उसने अपनी पावर को यूज किया है, पर वो खुश है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो अपने जीते जी मी को दोबारा कभी देख पाएगा, इसलिए वो बाकी सभी से मी को सेफ और जिंदा रहने में मदद करने के लिए सभी से थैंक्स कहता है उसकी तरफ से। लेकिन वो भी ज्यादा हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वैली के नीचे से आते हुए इन लोगों ने सोसिन मॉन्स्टर को मार दिया और इतना ही नहीं 2 डोसी को भी मार दिया और एक को जिंदा पकड़ के अपना गुलाम बना लिया है। होको अपने 1000 साल के जीवन काल में ऐसे लोगों से नहीं मिला था जिन्होंने सोसिन, डोसी और टेंजन जो इस आइलैंड के गॉड माने जाते हैं उन्हें मार दिया हो, इसलिए वो समझ जाता है कि इस आइलैंड में चीन से भी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन तभी फूची एक बोलते हुए ट्री हेड को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, लेकिन फिर सागरी और सियोन से पूछता है कि बाकी लोग जैसे सेंटा कहाँ हैं। पर जब उसे पता चलता है कि सेंटा और बाकी सभी मारे गए हैं तो वो उनके साथ बिताई गई सभी बातों को याद करके बहुत ही ज्यादा रोता है। इसके बाद वो सभी लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ मौजूद लोगों के अलावा बाकी ह्यूमन में से कोई जिंदा नहीं बचा। तो टामिया सियोन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था हम सभी क्रिमिनल यहाँ से एक दूसरे के दोस्त बन के जाएंगे मिड आइलैंड पर ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ आने से पहले ही एक दूसरे को मार चुके हैं, तो ये हमारे लिए कोई बात नहीं है। लोगों की मौत देखना प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए सभी को टेंजन कासल गेट से बहुत दूर जाना चाहिए, लेकिन गाबेमारू और मी चलने की हालत में नहीं है। पर वहाँ फिर से टामिया कहता है कि तुम्हारा ये टोमा आस्तीन का सांप है, हमने इसकी जिंदगी बचा के उसे अपने साथ यहाँ तक लाया।
फिर भी उसने एक शब्द भी अभी तक नहीं बोला और इसी गुस्से में टामिया टोमा को मारने जाने लगता है क्योंकि बाकी लोग ये काम नहीं कर पा रहे होते। पर सागरी टामिया को धमकाते हुए कहती है कि मैं अपनी आंखों के सामने किसी और को मरते नहीं देख सकती जब तक वो मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहे। पर यूजुरिया उन दोनों को लड़ने से मना करते हुए कहती है हमें गाबेमारू पर फोकस करना चाहिए क्योंकि वो मरने के बहुत ही ज्यादा करीब है। सागिर कहती कि हाँ, गाबेमारू इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया कि वो बेहोश हो गया। तब टामिया कहता है अरे वो सिर्फ इंजरीज की वजह से बेहोश नहीं हुआ, वो मेरी बात नहीं मान रहा था और हमारे साथ आने को रेडी नहीं था, इसलिए मैंने उसे पीट कर बेहोश कर दिया। तब फूची सागिरी को बताता है कि उसने जितना हो सका गाबेमारू को हील किया, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ उसकी फिजिकल बॉडी तक लिमिटेड नहीं है, उसका कोर जो उसकी लाइफ फोर्स होती है वो भी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुकी है और अगर ऐसा ही रहा तो वो बहुत ही जल्द मर सकता है। थोड़ी देर बाद गाबेमारू होश में आता है लेकिन अपने सामने इतने सारे अननोन चेहरे देखकर कंफ्यूज हो जाता है। पर सागिर उसके पास आकर उसे हील करने की कोशिश और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर गाबेमारू कहता है मैं ठीक हूँ इसलिए मुझसे दूर रहो। जल्दी सागिर को समझ आ जाता है कि उसके सामने जो गाबेमारू है वो बदल चुका है और फिर से गाबेमारू द हॉलो बन गया है। ये बात कंफर्म तब होती है जब वो खुद कहता है हाँ मैं गाबेमारू द हॉलो हूँ और तुरंत सागिरी पर अटैक कर देता है। पर सियोन और फूची उसे बचा लेते हैं। सागिरी समझ जाती है कि ज्यादा ताव का यूज करने की वजह से गाबेमारू की मेमोरीज एक दूसरे से उलझ गई हैं और कुछ गायब भी हो चुकी हैं और जब से वो दोनों अलग हुए थे तब से गाबेमारू लगातार अपने आप की मरहम पट्टी करके सिर्फ एक गोल के लिए लड़ता आ रहा है, अपनी वाइफ से मिलने के लिए, लेकिन अब वो ये तक भूल चुका है कि उसकी कोई वाइफ भी है। सियोन भी गाबेमारू को देख के कंफर्म करता है कि उसकी सोल और बॉडी दोनों इतनी ज्यादा डैमेज हो गई है कि वो कभी भी निपट सकता है। पर सागिरी के पास एक सॉल्यूशन है, उसका और गाबेमारू का टाव एक दूसरे से मैच करता है, इसलिए वो अपना टाव देकर उसकी बॉडी और सोल दोनों हील कर सकती है। ये बात उसे न्यूरो गाय के थ्रू समझ आई है। पर गाबेमारू लगातार सागिरी की हेल्प लेने से मना करता है जिस पर सागिरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसे जोर से जमीन पर गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बल्कि एलाई हूँ। पर गाबेमारू को समझ नहीं आता क्यों, लेकिन सागिरी को देखकर उसे अजीब सी बेचैनी और कंफ्यूजन फील हो रहा है। तो सागिरी कहती है अगर तुम मुझे हटाना चाहते तो हटा दो, लेकिन गाबेमारू ऐसा नहीं कर पाता। फिर वो सॉफ्टली कहती है तुम्हें हील होना पड़ेगा क्योंकि हम सबको तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। पर दूर से देखने पर टामे और फूची को लगता है जैसे सागिरी गाबेमारू के साथ डाटा ट्रांसफर कर रही हो। तो मी कहती है ये बिल्कुल डाटा ट्रांसफर जैसा लग रहा है, लेकिन असल में सागिरी अपने टाव की मदद से गाबेमारू के टाव को हील कर रही है। तो यूजुरुया थोड़ा टीज करते हुए बोलती है मुझे पता नहीं था सागिरी को गाबेमारू के लिए फीलिंग है। इस पर सियोन कामली कहता है कि हो सकता है ये सच हो, लेकिन हमें नहीं पता उनके बीच क्या है, शायद डीप बॉन्डिंग हो, सिर्फ दोस्ती की। सागिरी के टाव देने से गाबेमारू की स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। तब सागिरी कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम अपनी वाइफ से दोबारा मिलना चाहते हो और इसी रीजन से तुम अभी तक लड़ते आ रहे हो। और ये बात सुनते ही गाबेमारू की मेमोरीज थोड़ी थोड़ी वापस आने लगती हैं। दूसरी ओर सीन आजा पर आता है जो अभी भी जिंदा है और अपने आप को रीजनरेट करते हुए सोचता है वो टाव के द्वारा पहले उसके कंट्रोल में आके एक मॉन्स्टर बन गया था, जिससे उसे समझ तो आ गया कि टाव बहुत ही पावरफुल पावर है और अगर उसने इसे कंट्रोल करना सीख लिया तो वो किसी को भी हरा सकता है। पर अभी उसका मेन गोल अपने भाई टोमा से वापस मिलना है और इन्हीं बातों के बीच बहुत सारे मॉन्स्टर आजा पर अटैक करने आ जाते हैं। पर आजा इन्हें देख के खुश होता है क्योंकि ये उसकी टाव प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट टारगेट जो है। सीन फिर से सागिरी लोगों पर आता है जहां वो मॉन्स्टर से बचने के लिए एक केव में आते हैं, पर सियोन सभी को अलर्ट रहने को कहता है क्योंकि टेंजन हमें बिना आंखों से देखे भी हमारा पता लगा सकते हैं। सियोन की ये बात सुनकर टामिया उसका मजाक उड़ाता है कि तुम्हारी टेंशन से फटती है। अपने मास्टर की बेइज्जती सुन के नूरो गाय को टामिया पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर यूजुरिया कहती है कि एक टेंजन को मारने में 5 लोग लगे और एक बंदे की मौत की वजह से वो टेंजन मारा गया है, पर अभी तक बाकी टेंजन को पता चल चुका होगा कि उनका एक साथी मर चुका है। तो सियोन कहता है कि गाबेमारू तुमने भी एक टेंजन को मारा है ना? तो गाबेमारू कहता है हाँ, टेंजन कासल के गेट के पास, और अभी तक गाबेमारू की थोड़ी थोड़ी यादें वापस आ चुकी होती हैं, इसलिए वो सभी से उनको परेशान करने के लिए माफी मांगता है। यूजुरिया सभी से कहती है कि हमारा मेन लैंड में जाकर राजा को ये बात बता के मनाने के ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ लाइफ ऑफ एलेक्जर नहीं है और इसके कम है कि हम यहाँ के मॉन्स्टर और टेंजन को मारकर
लाइफ ऑफ एलेक्सर को ढूंढने की कोशिश करें जिसके होने की 100% श्योरिटी भी नहीं है। पर गाबेमारू इस प्लान को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि अगर वो खाली हाथ वापस गया तो उसे राजा पार्डन और फ्रीडम नहीं देगा, जिससे वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर शांति से अपना जीवन नहीं बिता पाएगा। वाइफ की बात आते ही यूजुरिया गाबेमारू से सच बताते हैं कि हो सकता है इवाकाकुरे विलेज के चीफ ने तुम्हारे दिमाग में फेक मेमोरीज डाली हो कि तुम्हारी कोई वाइफ है और उसी का फायदा उठा के उन्होंने तुम्हें इस मिशन में भेजा हो। तो गाबेमारू कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैं लाइफ ऑफ एलेक्सर लेके ही वापस जाऊंगा। तो यूजुरिया पूछते कि इसका क्या प्रूफ है कि तुम्हारी कोई सच में वाइफ है, जिस पर गाबेमारू अपने वाइफ के आवाज, उसकी सॉफ्ट फिंगर और फीलिंग जब वो अपने बैक गार्डन में उसके हाथ पकड़ के उससे बातें करता था, जहां वो उसे प्यार से यूई कहता है। पर ये बात वो मेन आइलैंड में वापस जाके ही कंफर्म कर पाएगा कि उसकी वाइफ रियल में है या नहीं सभी को। तो टामिया कहता है कि तुम्हारी ये बात कि तुम अपनी वाइफ से मिलने के लिए हमें मौत के मुंह में जाने के लिए कह रहे हो, इस बात से तुम एक ट्रू जेंटलमैन बन जाते हो। तो मैं अपने गोल को अचीव करते हुए तुम्हारी मदद करने को रेडी हूँ। पर यूजुरिया बोलती है कि एक स्नोबी निंजा होते हुए भी तुमने अपनी वीकनेस बता के अपने आप को कमजोर कर लिया है। तो सियोन कहता है कि गाबेमारू ने यहाँ हमें अपनी वीकनेस जो उसकी वाइफ है उसके बारे में बता के अपने टाओ को बहुत कम टाइम में इतने छोटे बॉडी होते हुए भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया है। और टाओ को यूज करने के लिए एक साथ स्ट्रॉन्ग और वीक होना जरूरी है, और जिन लोगों के पास होने को बहुत कुछ होता है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। इन सब बातों से बहुत दूर आजा ने सभी मॉन्स्टर को अभी तक मार दिया होता है। पर तभी वहाँ रेन आके एक ह्यूमन को देख के पूछता है क्या तुम ही वो हो जिसने मुडान को मारा है। रेन सीधा आजा पर अटैक कर देता है, लेकिन उसे आजा पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है जब उसे अपने आप रिजनरेट होते देखता है। दूसरी साइड फूची डोसी को वहां से भागने से नहीं रोकता क्योंकि वो अभी किसी को मारने के मूड में नहीं है, नहीं तो वो डोसी को काट पीट कर उसके ऊपर रिसर्च जरूर करता। केव में आने पर उसे पता चलता है कि मी की हालत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही और किसी को समझ नहीं आ रहा कि मी एकदम से बड़ी कैसे हो गई। तो फूची कहता है कि ये टेंजन में से एक है क्योंकि मैंने इसको अपनी टाओ पावर यूज करते देखा है अपनी आंखों से। फूची मी के लिए अपने पास पड़ी थोड़ी बहुत चीजों की मदद से सिंपल फीवर मेडिसिन बनाने का वादा करता है, बस बदले में मी उसे सब कुछ बताएगी अपने बारे में और जो उसे पता है टेंजन और इस अजीब आइलैंड के बारे में भी, क्योंकि अपने करीबी लोगों को खोते हुए देखकर वो समझ गया है कि ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है सभी के लिए। केव के बाहर गाबेमारू सभी को अपने पास बुलाता है उनकी हेल्प लेने के लिए, क्योंकि गाबेमारू की मेमोरीज वापस तो आ गई हैं लेकिन उसे अच्छे से फाइट करना अभी नहीं आता, इसलिए वो थोड़ा वार्म अप करने की उसे जरूरत पड़ गई है। गाबेमारू को टेंजन और डोसी लोगों से फाइट करते इतना तो समझ आ गया है कि टाओ का ज्यादा यूज करने से बॉडी और सोल डैमेज होती है, पर बिना टाओ का यूज किए वो टेंजन को किसी भी कीमत पर हरा नहीं सकता। लेकिन वो ऐसा तरीका ढूंढ रहा है जिससे वो बिना अपने आप को हार्म किए टाओ का यूज करके टेंजन को हरा सके। वार्म अप में टोमा को भी जबरदस्ती हेल्प करने को कहा जाता है और टामियो से अपनी तलवार कुछ टाइम के लिए फाइट करने को दे देता है। पर जब टोमा गाबेमारू पर हमला करता है तो यहाँ गाबेमारू अपनी आंखें बंद करके अपने टाओ की मदद से अपने एनिमी को देखकर उनकी अटैक डॉज करता है, और जब टामियो हमला करने आता है तो वो उसके टाओ के वीक स्पॉट पर अटैक करके टामियो को बहुत दूर धकेल देता है। पर गाबेमारू इतना ना समझ नहीं है कि उसे ये समझ ना आए कि वो एक ह्यूमन होते हुए उन टेंजन इमॉर्टल मॉन्स्टर को टाओ में नहीं हरा सकता जो 1000 सालों से टाओ की ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। पर उसके पास एक आइडिया है, वो टेंजन के सराउंडिंग में जो उनकी खुद की टाओ है उसका यूज वो उनके खिलाफ ही कर सकता है, और जितना ज्यादा पावरफुल टाओ यूजर होगा उतना ही ज्यादा गाबेमारू का काउंटर अटैक भी पावरफुल हो सकता है। सियोन गाबेमारू की इतनी रैपिड पावर इंक्रीज देखकर समझ जाता है कि गाबेमारू बहुत जल्द टेंजन के बराबर ताकतवर जरूर बन पाएगा, पर उसे इस बात पर भरोसा नहीं है क्या वो एक क्रिमिनल पर भरोसा कर सकता है या नहीं। फिर भी वो गाबेमारू को बताता है कि उसे टाओ को ऑब्जर्व करके ये पता चला है कि टाओ के भी डिफरेंट टाइप और एट्रीब्यूट होते हैं, और इस बात का फायदा उठा के हम इमॉर्टल मॉन्स्टर को आसानी से मार सकते हैं। दूसरे साइड टोमा अपने घुटनों के बल बैठकर टामिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे एक टीचर बन के सिखाए कि रियल बैटल में स्वॉर्ड का यूज अच्छे से कैसे किया जाता है, और ये वो किसी से बदला लेने के लिए नहीं सीखना चाहता बल्कि इस डेंजरस आइलैंड में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सीखना चाहता है और कुछ नहीं। लेकिन जब टामिया कहता है कि मैं एक बैंडिट्स पर भरोसा कैसे करूं, तो टोमा अपने बाल काटकर कहता है कि मैं अभी सिर्फ ये करके ही तुम्हें मुझसे सिखाने की रिक्वेस्ट कर सकता हूं। टामिया भी टोमा की इतनी दृढ़ता देकर उसे तलवार की कुछ टिप देने के लिए मान जाता है और अपने पीछे आने को कहता है, पर टोमा अपने आप को ताकतवर तलवारबाज इसलिए बना रहा है जिससे वो अपने भाई आजा के साथ मिलकर बराबरी से उसके साथ फाइट कर सके और बाद में गाबेमारू के ग्रुप को मार दे। इसके बाद सीन आजा पर आता है जो रैन को देखकर समझ जाता है कि वो कोई डोसी नहीं बल्कि एक टेंजन है। रैन भी आजा से बहुत ही ज्यादा हैरान होता है लेकिन कहता है कि जब तुम इस आइलैंड में आए थे तब तुम्हारा अजीब टाओ आइलैंड के किसी चीज से रिएक्ट कर गया और तुम्हें ये पावर मिल गई।
आजा और रैन की थोड़ी फाइट होती है जहां रैन बहुत ज्यादा लाइट बॉल से आजा पर हमला करता है, जिससे आजा को समझ आ जाता है कि उसे अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आना होगा दोबारा, नहीं तो वो मारा जाएगा। लेकिन इस बार उसे अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आने के बाद अपनी बॉडी का कंट्रोल अपने ही पास ही रखना होगा। आजा को मॉन्स्टर में बदलते देखकर रैन को अब समझ आ जाता है। जब फ्लावर ह्यूमन से टान निकालते हैं उस वक्त आजा ने अपने आप को कॉन्शियस रखा था, जिस वजह से वो इन फ्लावर की पावर अभी यूज कर पा रहा है और इसी वजह से रैन को आजा में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। वो इस पर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करके ये पता करना चाहता है कि आजा ने ये सब कैसे किया। मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी आजा का दिमाग सही था, इसलिए वो अपने होशो हवास में रैन पर टेंटिकल हमलों की बारिश कर देता है, लेकिन रैन भी अपने आप को आजा की तरह रिजनरेट कर लेता है आराम से। तब आजा टेंजन के बीक स्पॉट मतलब उनके पेट पर हमला करके रैन को मार देता है। लेकिन अगर आजा अभी भी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में रहता तो या तो वो खुद मर जाता या अपने आप से कंट्रोल लूज कर देता, पर इससे पहले कि वो नॉर्मल होता रैन शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके वहां बहुत सारा आ जाता है और आजा के पेट पर जोरदार अटैक करके उसे नॉर्मल कर देता है और गहरी नींद में सुला देता है। जब आजा अपनी आंखें खोलता है तो वो एक बेड से बंधा होता है और उसके पास फीमेल रैन होती है जो आजा को समझाती है कि जब फ्लावर ह्यूमन से टान बना रहे थे तब तुम्हारा ह्यूमन टाउ जीत गया और तुम अब फ्लावर की पावर यूज कर सकते हो आराम से। ऐसा रैन ने बहुत सदियों के बाद पहली बार देखा, इसलिए आजा ने ये कैसे किया इसका पता लगाने से रैन को वो सच मिल सकता है जिसके बारे में वो इतने सालों से रिसर्च करते आ रहा है। इसी के साथ रैन आजा के साथ डाटा ट्रांसफर करने के लिए भी रेडी है, क्योंकि ऐसा करने से वो आजा के साथ अपना टाउ सर्कुलेट करके उसके टाउ को अच्छे से समझ सकता है और उसकी वीक टाउ को भी इम्प्रूव और पावरफुल और हील कर सकता है। रैन ये भी बताता है कि टाउ के अलग अलग एट्रीब्यूट भी होते हैं, जैसे वुड, अर्थ, वाटर, फायर, मेटल, और ये 5 एलिमेंट एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। जैसे हिंडरिंग जो किसी के भी टाउ को कांटेक्ट के थ्रू वीक कर सकता है और दूसरा है रिस्टोरेशन जो टाउ को ताकतवर और एनहांस कर सकता है। पर डाटा ट्रांसफर दोनों के मेल मिलाप से ही इफेक्टिव होता है, इसलिए वो आजा से उसकी फेवरेट पोजीशन के बारे में पूछता है। तो आजा कहता है कि पहले मुझे ये बताओ ये अजीब आइलैंड क्या है और तुम लोग यहाँ क्यों और क्या कर रहे हो। फिर सीन मी पर आता है जो अभी अटक अटक कर बोलती है, जो सिर्फ फूची को समझ में आता है। वो बताती है कि इस आइलैंड और सभी टेंशन को एक ह्यूमन ने बनाया है। वो एक हर्मिट था जो इमॉर्टल बनने का रास्ता ढूंढ रहा था और टाओइज्म में सभी चीजें टाओ से मिलकर बनती हैं और उस हर्मिट के लिए टाओ को इस आइलैंड में मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान था, इसलिए वो यहाँ आया। इसलिए उसने इस आइलैंड पर अलग अलग ह्यूमन और एनिमल के बीच एक्सपेरिमेंट करके एक दूसरे के साथ उनका टाओ मिक्स कर दिया, जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट सही हुए कुछ तो फेल। पर इसी तरह इस दुनिया में टेंजन जो प्लांट और ह्यूमन टाओ से मिलकर बने हैं, इसलिए वो लोग अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं और 1000 सालों से टाओ की ट्रेनिंग करते आए हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ टाओ की मदद से ही मारा जा सकता है। तो यूजुरिया पूछते कि अब तक टेंजन इस आइलैंड को छोड़कर क्यों नहीं गए, जिस पर मी बताते हैं कि टाओइज्म में 2 मेथड से इमॉर्टल बनने का रास्ता बताया गया है। पहला है मेडिटेशन और ब्रीथिंग स्टाइल की मदद से, दूसरा उन लोगों के लिए जो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, मतलब लाइफ ऑफ एलेक्सर पी के। इस बात से ये साबित हो जाता है कि सिंसन क्यों में सच में लाइफ ऑफ एलेक्सर मौजूद है। पर मी कहती है कि वो अभी तक कंप्लीटली नहीं बना और इम्परफेक्ट है, पर उन लोगों ने लाइफ ऑफ एलेक्सर का प्रोटोटाइप बनाया है जिसे टान कहते हैं, जो ह्यूमन से निकलता है। सिंपल शब्दों में वो ह्यूमन की लाइफ है जिसकी मदद से अभी तक टेंजन जिंदा है और 1000 सालों से लाइफ ऑफ एलेक्सर को परफेक्ट करने में लगे हुए हैं। पर इसी वजह से टेंजन के पास खुद का टाउ नहीं है, इसलिए अगर वो एक बार में बहुत ज्यादा टाउ का यूज कर लें तो वो मर सकते हैं। पर यूजुरिया को समझ नहीं आता कि क्या टेंजन के पास पहले से ही काफी टान नहीं है, और अगर उन्होंने किसी को भी इमॉर्टलिटी देने का तरीका परफेक्ट कर लिया तो वो उसके बाद क्या करेंगे। तो मी कहती है कि ये सिर्फ ग्रैंड मास्टर सूफू को पता है। फूची बताता है कि 1000 साल पहले सूफू यानी गीफुकू फर्स्ट क्वीन डायनेस्टी एम्परर के लिए काम करता था, लेकिन इमॉर्टलिटी का रास्ता ढूंढने के लिए वो 3000 अच्छे फैमिली के बच्चे और 100 बेस्ट क्राफ्टमैन को लेकर साउथ में गायब हो गया। लेकिन वो 1000 साल बाद अभी भी जिंदा है और इमॉर्टल बनने का रास्ता ढूंढने के लिए सिंसन क्यों में छुपकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फिर सीन रैन पर आता है जो आजा को बताता है कि ये आइलैंड इमॉर्टल को बनाने और ऑब्जर्व करने के लिए है। यहाँ पर उन लोगों ने होको में लोगों को इसलिए रखा ताकि ये देखा जा सके कि इमॉर्टल कैसी लाइफ जीते हैं, और सोसन को उन्होंने टाओइज्म सिखाने के लिए रखा गया है जिससे उन्हें डेथ और रूल के बारे में बताया जा सके। और यहाँ तक कि टेंजन भी ग्रैंड मास्टर के टाओ और फ्लावर टाओ को मिलाकर बने हैं। रैन के हिसाब से टाओ ही पूरी दुनिया का सोर्स है और टाओ की मदद से रैन नॉन लिविंग चीजों के टाओ को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन लिविंग थिंग की नहीं। इसलिए उसे आजा के टाओ को और समझना होगा। ऐसा करने के लिए
ये सुन के आजा कहता है तुम मेरे टाउ पर रिसर्च करके इस आइलैंड के सभी लोगों को एलेक्जर ऑफ इमॉर्टलिटी बनाना चाहते हो। तो रैन कहता है कि सिर्फ सिंसन को नहीं, पूरे मीन आइलैंड को भी, और टेंजन ही ऐसा करने की पूरी प्लानिंग पहले ही कर चुके हैं, बस उन्हें टान को परफेक्ट करना है और कुछ नहीं। और अगर टान को परफेक्ट करने में आजा टेंजन की मदद करता है तो जब पूरी दुनिया टान में बदल रही होगी तब आजा टेंजन के साथ बिना बदले रह सकता है आराम से। ये सुन के आजा कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि वो अब क्या करे, क्योंकि ना तो वो इतना ताकतवर है कि रैन को मार दे और ना ही इतना कि बिना किसी की नजर में आए यहाँ से भाग जाए, पर उसे किसी भी कीमत पर अपने भाई टोमा के पास जाना है। इसलिए वो इस सिचुएशन को एडेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है और रैन के साथ डाटा ट्रांसफर करने लगता है ताकि उसकी टाउ पावर बढ़े और वो अपने भाई को प्रोटेक्ट कर सके। फिर सीन मी पर आता है जो धीरे धीरे ट्री में बदलने लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी इम्परफेक्ट जो है, इसलिए वो गाबे मारू की तरह अपने टाउ को हील भी नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे बहुत ज्यादा टाउ की जरूरत होगी और रैन ने उसके टेंडेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर मी सभी को बताते हैं कि वो और रैन ग्रैंड मास्टर सूफू के पहले स्टूडेंट थे, लेकिन रैन एकदम से बदल गया और टान बनाने के लिए ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट करने लगा। पर ये बात मी को पसंद नहीं आई, इसलिए वो होरोई से भागकर आ गई और होको से मिली। तभी वहां जमीन पर पड़ा होको धीरे से मी से कहता है, मी तुम मेरा टाउ ले लो और अपने आप को हील कर लो, क्योंकि मैं बहुत जल्द एक ट्री बनने वाला हूँ। वैसे भी वो ये सब इसलिए करना चाहता है क्योंकि मी के साथ जो गलती उससे हुई थी उसका पश्चाताप वो कर सके। होको बताता है कि उसकी एक वाइफ और बेटी थी, पर वो और उसके पूरे विलेज के लोग उसकी आंखों के सामने एक एक करके पेड़ में बदल गए। पर सबसे लास्ट में जब वो खुद ट्री बनने वाला था तब होको को मी जमीन पर पड़ी हुई मिली। मी होको की बेटी की उम्र की ही थी, इसलिए होको को वो अपनी बेटी जैसे ही लगने लगी। होको जानता था कि मी में कुछ अलग है और एक दिन वो इस आइलैंड को छोड़कर चली जाएगी। फिर भी होको ने अपनी सेल्फलेस फीलिंग की वजह से मी को सदियों तक अपने पास रखा, क्योंकि मी में उसे अपनी खोई हुई बेटी नजर आती थी। लेकिन प्रेजेंट में होको समझाता है कि एक टेंजन किसी भी क्रिएचर के टाउ को अपनी कॉम्पैटिबिलिटी के हिसाब से अपने टाउ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मी भी एक टेंजन है इसलिए वो भी ये आराम से कर सकती है। तो मी प्यार से कहती है कि होको को बुरा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सच में एक रियल फैमिली की तरह थे और होको उसके लिए सच में पापा ही थे। मी फिर अपनी पावर का यूज करके होको का टाउ एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे शांति से इस दुनिया से अलविदा कह देती है और फिर अपने छोटे वाले रूप में आ जाती है, जहां वो रोते हुए अपने पापा होको को गुड बाय कहती है। पर जब टोमा को पता चलता है कि मी दोबारा छोटी हो गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा और उदास हो जाता है, क्योंकि वो बड़ी मी को अपने कंधों में बैठाना चाहता था, हफ्सी कहीं का। लेकिन इसी इमोशनल मूवमेंट के बीच मी को अचानक एहसास होता है कि ओशियन की तरफ से सिनसिनक्यो आइलैंड पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उनमें से कुछ लोग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। नेक्स्ट सीन में राजा अपने रॉयल ऑफिसर ओकी को नई टीम के साथ सिनसिनक्यो जाने का ऑर्डर देता है। इस टीम में यामाडा असाइमोन के 4 मेंबर जा रहे हैं, जिनमें सुगन भी शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, इवाकागुरे विलेज के शिनोबी भी उनके साथ जा रहे हैं, वो भी 4, और उनको 5 निंजा अकंपनी कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जो फर्स्ट टीम सिनसिनक्यो आइलैंड गई थी वो अभी तक वापस नहीं आई है। ये नई टीम काफी पावरफुल है जो पहली वाली टीम की मदद कर सकती है आराम से। लेकिन ओकी शिप पर आते ही समझ जाता है कि उनका राजा शायद बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा बेवकूफ जो है। ओकी को शक होता है कि इवाकागुरे विलेज के चीफ का कोई हिडन मोटिव है, तभी वो इतने सारे निंजा को एक साथ भेज रहा है। सुगन ओकी की टेंशन समझकर कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब हैंडल कर लेंगे। ओकी याद दिलाता है कि तुम्हारे साथ 2 अनरैंक्ड मेंबर जा रहे हैं, जिसमें से एक बच्चा और एक औरत है। तो सोगन कामली जवाब देता है कि ये आम लोग नहीं है, कियोमारू बहुत पावरफुल है, बस छोटी एज की वजह से रैंक्ड मेंबर नहीं बना, और इसूजू इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो सोगिनेट की पर्सनल मार्शल आर्ट ट्रेनर रह चुकी है, इसलिए दोनों को अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। और लास्ट में जीका है, उसके बारे में सिर्फ इतना समझ लो कि वो अकेला ही काफी है। और इस बार यामाडा असाइमोन सिर्फ ऑब्जर्व करने नहीं जा रहे, बल्कि वहाँ जो भी गलत होगा वो सब हैंडल करेंगे। फिर भी ओकी टेंशन में रहता है। तब कियोमारा कहता है, ओल्ड मैन अगर बातों से समझ नहीं आ रहा तो मैं अपनी स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकता हूँ आपके सामने। इसलिए वो शिप पर मौजूद निंजा को हराकर अपनी पावर प्रूव करने को रेडी हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ निंजा लीडर के पास खड़ी एक लड़की का मास्क काट देता है। फिर भी निंजा लीडर 1 इंच भी नहीं हिलता। इस बात से इजुजू को कियोमारा पर बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसे ऐसा करने से रोकती है। निंजा के साथ ऐसे बर्ताव के लिए कियोमारा के साइड से उनसे माफी भी मांगती है। कितनी अच्छी लड़की है ये। पर निंजा लीडर शांत रहता है और कहता है, आपको हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना ही हमारी चिंता, क्योंकि हम सिर्फ निंजा हैं जो अपने मास्टर का ऑर्डर फॉलो करते हैं, और इस वक्त हमारे मास्टर यामाडा असाइमोन लोग हैं और लॉयल्टी प्रूव करने के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। इसलिए
आप हम में से किसी को भी टेस्ट कर सकते हो अपनी जान देने के लिए। ये सुनकर कियोमारू उस लीडर से ही कहता है कि तुम ही अपनी निंजा लॉयल्टी मुझे प्रूव करो। तो निंजा लीडर भी मान जाता है, पर मरने से पहले वो वाइस लीडर सीजा को जिम्मेदारी देता है कि अब से आयरन में सब कुछ उसको हैंडल करना होगा अकेले, और बिना झिझक अपनी ही गर्दन में तलवार घुसा देता है और गाना गाते हुए मर जाता है। लीडर के मरने के बाद सीजा कहती है कि निंजा की अपनी कोई विल नहीं होती, वो सिर्फ टूल होते हैं जिनको उनके मास्टर यूज करते हैं, इसलिए आप हम पर ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि हम आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। लेकिन असल में निंजा लोगों का भी एक हिडन मोटिव है। जब ईबा गाकोरे विलेज के चीफ को पता चला कि गाबेमारू अपने एग्जीक्यूशन से बच गया है और शिनशिनक्यो चला गया है, तब उसने प्लान बनाया कि वो पावरफुल निंजा को शिनशिनक्यो भेजेगा जिनका असली काम किसी भी हालत में गाबेमारू को मारना है। इसलिए फिर उन्हें अपनी जान भी देनी पड़े तो देना होगा। लेकिन प्रेजेंट में अभी भी कियोमारू को किसी भी निंजा पर भरोसा नहीं होता और वो ये बात सोगन से भी कहता है। सोगन भी मानता है कि उसे भी इन निंजा लोगों पर बिल्कुल भी रत्ती भर का भरोसा नहीं है क्योंकि ये क्रिमिनल से कम नहीं होते। इसलिए जब वो शिनशिनक्यो पहुंचेंगे तो सारे यामाडा असाइमन मिलकर लाइफ ऑफ एलेक्सर को ढूंढेंगे। तो कियोमारू पूछता है कि वहां जो क्रिमिनल मौजूद है उनका क्या करें। तो सुगेन का सीधा जवाब होता है जो भी क्रिमिनल मिले उन्हें देखते ही मार डालना। फूची ओकी के पास जाकर कहता है कितने बड़े ग्रुप को मैनेज करना तुम्हारे लिए हेडेक का काम होगा ना। ओकी हाँ कहता है, लेकिन राजा ने मिशन जल्दी खत्म करने को कहा है, इसलिए सेकंड पार्टी फर्स्ट पार्टी की हेल्प कर सकती है ऐसा करने के लिए, तो काम जल्दी खत्म वैसे भी हो ही जाएगा और उसका हेडेक भी। तब जी का ठंडी आवाज में कहता है हम अपने साथ एलाइज नहीं सिर्फ मौत और कियोस लेकर जा रहे हैं और हम फर्स्ट पार्टी के लिए किसी भी तरह से मदद नहीं बल्कि और मुसीबत ही बन सकते हैं। केव के अंदर सियोन सभी को बताता है कि शायद ये सेकंड एक्सपेंडिशन ग्रुप हो सकता है क्योंकि राजा ने पहले ही यामाडा आइजन से कहा था कि एक एक्स्ट्रा यामाडा असाइमन ग्रुप को रेडी रखना अगर सिचुएशन बिगड़ जाए तो उस सिचुएशन के लिए। और फूची के मुताबिक इस नए एक्सपेंडिशन ग्रुप को सुगन ही लीड कर रहा होगा। ये सुनते ही सागरी समझ जाते हैं कि सुगन उनकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है क्योंकि वो सबसे बेस्ट यामाडा स्वॉर्डमैन और एक टॉप क्लास एग्जीक्यूशनर भी है। तब टामिया कहता है सिर्फ अच्छा तलवारबाज होना काफी नहीं है क्योंकि इस आइलैंड पर कोई भी सिर्फ अपनी स्वॉर्ड स्किल के भरोसे जिंदा नहीं रह सकता जब तक उसे टाओ का यूज करना ना आता हो। इस पर सियोन एक्सप्लेन करता है कि सुगन को टाओ की समझ है इसलिए वो मेरे सिक्स्थ सेंस को भी समझने में कामयाब हो चुका था पहले ही। इतना ही नहीं, जब उन्हें टाओ के बारे में कुछ पता भी नहीं था तब सुगन ने ही उसे वेव का नाम दिया था। दूसरी तरफ आइलैंड पर सुगन के ग्रुप का सामना कुछ मॉन्स्टर से हो जाता है पर वो उन्हें अपनी शॉट से नहीं मारता क्योंकि वो शॉट राजा की तरफ से गिफ्ट था उसके लिए, इसलिए वो उसका यूज इन बोर मॉन्स्टर पर नहीं करना चाहता था। सुगन पहले फूची की टेक्निक से मॉन्स्टर को नीचे गिराता है, फिर सियोन के सिक्स्थ सेंस जिससे लिविंग क्रिएचर की वेव ऑफ लाइफ देखी जा सकती है उसकी मदद से अपने हाथों से ही मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है। इधर गेम में कहते हैं कि सुगन सच में इतना पावरफुल है, लेकिन डाउट भी होता है कि क्या वो उनका एलाई हो गया या एनिमी। तो सागरी कहते हैं कि सुगन एक अच्छा इंसान है इसलिए वो उनका मददगार ही साबित होगा, पर सियोन इस बात को नहीं मानता और एक पुरानी इंसिडेंट याद दिलाता है। बहुत साल पहले एक एडो याकूजा लीडर को पकड़ा गया था लेकिन वो अपने रीजन में छुपे हुए सबऑर्डिनेट की लोकेशन बताने से मना कर रहा था। तब सुगन को बुलाया गया, उसने लीडर के सामने ही उसके पहले से कैप्चर अंडरलिंग को मार दिया और बाद में छुपे हुए सब सबऑर्डिनेट को ढूंढकर खत्म कर दिया। टोटल उसने 20 लोगों को मारा था। हाँ वो सब क्रिमिनल थे लेकिन फिर भी ये इंसिडेंट ब्रूटल था बहुत ही ज्यादा। इसके बाद राजा ने उसे एक नया अटायर और एक स्पेशल शॉट गिफ्ट की, पर सियोन सबको बताता है कि जो स्टोरी सुगैन के बारे में सुनाई जाती है वो पूरी सच्चाई नहीं है। असल में उस वक्त सुगैन ने सिर्फ 20 लोगों को नहीं मारा था बल्कि उसने याकूजा लीडर और उसके सबऑर्डिनेट की फैमिली मेंबर जिनमें बच्चे और बूढ़े भी शामिल है सबको उसी लीडर के सामने बेरहमी से मार डाला था। और जस्टिफिकेशन ये दिया था कि बुरे लोग अकेले पैदा नहीं होते बल्कि उनका एनवायरनमेंट और उनके आसपास के लोग ही उन्हें इविल बना देते हैं, इसलिए अगर लीडर की फैमिली को जिंदा छोड़ दिया जाता है तो फ्यूचर में वो उसका बिजनेस इनहेरिट करेंगे और लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे फ्यूचर में। प्रेजेंट में सियोन कहता है कि सुगैन उसका अच्छा दोस्त है लेकिन वो उसे एक अच्छा समुराई नहीं मानता क्योंकि दोनों की मेंटेलिटी बिल्कुल अलग है। पर उसे इतना तो पता है कि सुगैन किसी भी हाल में क्रिमिनल को जिंदा नहीं छोड़ता बल्कि तुरंत उन्हें मार डालता है और जो यामाडा असाइमन लोग क्रिमिनल की मदद करते हैं उन्हें भी वो माफ नहीं करता। इसलिए सियोन का मानना है कि सुगैन उनका एलाई नहीं बल्कि एनिमी ही साबित होगा। फिर हमें सुगैन का पास्ट दिखाया जाता है। जब वो छोटा था उसके पेरेंट्स का मर्डर हो गया था, तब यामाडा असाइमन लोगों ने उसे एडॉप्ट किया। वहीं आइजन उसका टीचर बना। आइजन ने उससे कहा कि यामाडा असाइमन एग्जीक्यूशनर बनना बहुत टफ होगा
क्योंकि तुम्हें अलग अलग क्रिमिनल को मारना पड़ेगा। इस पर सुगन ने कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट्स के मर्डरर अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा घूम रही हैं, लेकिन शायद कभी वो उन्हें यामाडा असाइमन बन के एग्जीक्यूट कर पाए। लेकिन सुगन को एक बात अजीब लगती है, क्यों यामाडा असाइमन एग्जीक्यूशन इतना सिंपल और वन स्ट्राइक में करते हैं। उसके हिसाब से क्रिमिनल को पेनफुल डेथ मिलनी चाहिए, जैसे तलवार को थोड़ा खुरदुरा करके बार बार क्रिमिनल की गर्दन काटना। इस पर आइजन ने शांत होकर कहा, अगर तुम अपनी शॉट को जानबूझकर खुरदुरा करोगे तो मैं उसे फिर से शार्प कर दूंगा। मुझे पता है पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को भूलना आसान नहीं होता, लेकिन हमारे साथ रहकर तुम उनका सामना करना सीख जाओगे। और अगर फिर भी तुम्हारा तलवार को खुरदुरा करने का मन करे तो बेशक करना, पर मैं उसे फिर से शार्प कर दूंगा। प्रेजेंट में सुगन के बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद कियोमारा और इसुजू कहते हैं, सुगन अगर आप हमसे हेल्प मांगते तो हम खुशी खुशी आपकी मदद करते। इस पर सुगन शांत रहकर बोलता है कि उनका काम क्रिमिनल को एग्जीक्यूट करना है और आइलैंड को ऑब्जर्व करना है, इसलिए उन्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। और सुगन उनसे बड़ा है तो ये सब उसको खुद ही हैंडल करना होगा। पर वो जीका को चिल्लाता है कि आप भी तो मुझसे बड़े हो तो आप भी तो कुछ हैंडल करो। लेकिन जब सुगन देखता है कि यामाडा आइजन मर चुके हैं तो वो टूट जाता है और बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। तब कियोमारू और इसुजू उसे संभालते हैं और कहते हैं कि आपको खुद को कंट्रोल करना होगा क्योंकि हमें अभी बाकी बचे यामाडा असाइमन मेंबर को ढूंढ के उन्हें प्रोटेक्ट करना है। तो सुगन उनकी बात मान लेता है, लेकिन सबसे पहले वो समुद्र के किनारे आइजन की कब्र बनाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। दूर खड़ी सीजा ये सब देखकर सोचती है, उसने सोचा था कि सुगन बहुत पावरफुल है और स्ट्रिक्ट आदमी है, लेकिन ये तो थोड़ा पागल जैसा लग रहा है। और उसके साथ के लोग भी उसके इस पागलपन में शांत दे रहे हैं क्योंकि कोई सेंसिबल इंसान मॉन्स्टर से भरे आइलैंड पर कभी कब्र नहीं बनाता और ना ही प्रेयर करता। लेकिन उसे सबसे ज्यादा मिस्टीरियस जीका लगता है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाती कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। फिर वो अपने मिशन के बारे में सोचती है जिसके लिए ये आइलैंड गाबेमारू को मारने के लिए परफेक्टली सूटेबल है क्योंकि यहाँ वो यामाडा असाइमन लोगों को आउट स्मार्ट कर सकते हैं। और सीजा को पूरे यकीन है कि ये आइलैंड गाबेमारू को मार नहीं सकता, इसलिए वो अभी भी जिंदा है। लेकिन तभी अचानक बाकी मॉन्स्टर नेट फेंककर निंजा लोगों को पकड़ लेते हैं जिन्हें एक डोसी कंट्रोल कर रहा होता है। वो डोसी सब मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है कि जितने हो सके उतने लोगों को जिंदा पकड़ो। एक मॉन्स्टर सुगन पर भी जाल फेंकता है, लेकिन कियोमारू और इसुजू इतना गुस्सा हो जाते हैं कि दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को आसानी से मार देते हैं। फिर भी सब लोग अलर्ट रहते हैं क्योंकि इस आइलैंड पर मॉन्स्टर की कोई कमी नहीं है, ये बात उन्हें समझ आ गई है। तब सीजा कहती है कि निंजा लोग भी किसी से कम नहीं होते। वो अपने निंजा स्क्वाड को ऑर्डर देती है कि सब अलग अलग टीम में बटकर बड़े बड़े मॉन्स्टर पर एक साथ अटैक करो। सब निंजा मिलकर नाइफ से लगातार हमला करने लगते हैं। तो तब सीजा जीका को समझाते हैं कि इंडिविजुअली निंजा लोग यामाडा असाइमन जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन ग्रुप में रहकर वो बड़े से बड़े मॉन्स्टर और पावरफुल इंसान को भी मार गिरा सकते हैं आसानी से। दूसरी तरफ जब सुगन की प्रेयर खत्म होती है तब एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे तुरंत मार गिराता है। उसके बाद वो अपनी अच्छी और शार्प तलवार को खुरदुरा और कटीला बनाता है और कहता है कि इस आइलैंड पर जितने भी मॉन्स्टर और क्रिएचर हैं सबको वो पेनफुल डेथ देगा क्योंकि अब उसे कंट्रोल करने के लिए यामाडा आइजन जिंदा नहीं बचा। डोसी ये देखकर सोचता है कि अगर वो सुगन को मार के उसे अपने हायर अप को गिफ्ट दे दे तो वो उन्हें इम्प्रेस करके प्रमोशन पा सकता है। लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलता है कि सुगन ने डोसी को जमीन के नीचे गाड़ दिया है और सुगन समझ जाता है कि ये क्रिएचर जल्दी रिजनरेट कर सकते हैं आसानी से, इसलिए वो उसे टॉर्चर करते हुए इस आइलैंड के स्ट्रक्चर और हायरार्की के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है। तब वहाँ जीका आता है और कहता है कि उन्होंने एक नया मॉन्स्टर डिस्कवर किया है, इसलिए उन्हें मेन आइलैंड जाकर राजा को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। ये सुनकर सुगन गुस्से में कहता है कि तुमने तो यहाँ अपनी शॉर्ट भी नहीं निकाली। तो जीका शांत होकर जवाब देता है, मैं अपनी शॉर्ट नहीं निकाल सकता, ये बात तुम्हें तो पता है ना। दोनों के बीच टेंशन बढ़ने लगती है, लेकिन इसुजू बीच में आकर फाइट रोक देती है। फिर थोड़ा शांत होने के बाद सुगन जीका से माफी मांगता है क्योंकि वो उससे बड़ा है और उसका एल्डर भी है। लेकिन सुगन जीका से कहता है कि वो मेन आइलैंड वापस नहीं जा सकते वरना यामाडा असाइमन और आइजन का नाम डूब जाएगा। पर वो यहाँ मौजूद हर लिविंग थिंग को मार देगा आइजन और अपने मरे हुए यामाडा स्टूडेंट का बदला लेने के लिए। पर ऐसा करने के लिए उन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस आइलैंड के बारे में। तब सीजा आती है और कहती है कि वो टॉर्चर करके इस क्रिएचर से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगी, तो सुगन को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ केव के बाहर में बताते हैं कि जो डेंस मिस्ट पूरे आइलैंड में फैली है वो छोटे छोटे टाउ पार्टिकल हैं। इनकी मदद से टेंजन को पता चल जाता है कि आइलैंड पर कोई आया है, लेकिन कौन आया है ये क्लियर नहीं पता होता। सिचुएशन देखकर सियोन प्लान बनाता है कि दो ग्रुप बनाए जाएं, एक ग्रुप एलेक्सर को ढूंढेगा और दूसरा एस्केप रूट को सिक्योर करेगा। तो टोमा पूछता है क्या टेंजन को मारने का कोई प्लान उसके पास है। सियोन कहता है कि इस बारे में उसे मी से कंफर्मेशन चाहिए। वो समझाता है कि टाउ के अलग अलग फॉर्म होते हैं जैसे वुड, फायर, वाटर, etc,
सी और ये चीज टेंजेंट पर भी अप्लाई होती है। इसलिए अगर हम अपने एट्रीब्यूट की अपोजिट टेंजेंट से लड़ें तो जीतने के चांसेस हमारे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम अपने एट्रीब्यूट से उन पर अटैक करके अपने एलाइज को बूस्ट भी कर सकते हैं लड़ाई में। लेकिन यूजुरी यह डाउट करती है कि गारंटी है कि हम टेंजेंट के हाथों नहीं मरेंगे। उसका मानना है कि यहाँ से भाग जाना या छुप जाना सबसे सेफ प्लान है हमारे लिए। तब गाबेमारू कहता है कि चाहे कोई फाइट करे या भागे पर उन्हें होरोई से ही होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ओशियन के शोर पर भी मॉन्स्टर मौजूद हैं, इसलिए वो वहां से मेनलैंड नहीं जा सकते। इन सब बातों के बाद सियोन कहता है कि ये ग्रुप फॉर्मली फॉर्म नहीं हुआ, बल्कि सब अपने अपने फायदे के लिए साथ आए हैं, इसलिए जो अपना रास्ता लेना चाहता है वो बेशक ले सकता है और जो उसका प्लान फॉलो करना चाहता है वो उसके साथ आ सकता है। आखिर में सब डिसाइड करते हैं कि वो सियोन का प्लान फॉलो करेंगे। तब यूजुरी यह याद दिलाते हैं कि लाइफ ऑफ एलेक्सर से सिर्फ एक को ही फ्रीडम मिल सकती है, तो बाकी लोग क्या करेंगे वापस जाके। तो टामिया कहता है कि इस बारे में बाद में डिसाइड करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सियोन कहता है कि साथ रहकर ग्रुप में आइलैंड से निकलने के चांसेस ज्यादा है, ना कि इंडिविजुअली। वो ये भी कहता है कि उन्हें पता नहीं है कि न्यूकमर कौन है और आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये डेंजरस सिचुएशन ही शायद हमारे लाइफ ऑफ एलेक्सर ढूंढने और एस्केप रूट की बन सकती है। नेक्स्ट सीन में फूची उस इंफॉर्मेशन से प्लान बनाता है जो सबको अच्छे से पता है। प्लान इस प्रकार है, उन्हें लाइफ ऑफ एलेक्सर ढूंढना है और इस आइलैंड से जिंदा बच के जाना है। और वो कैसे जाएंगे ये मी फूची को बताती है कि इस आइलैंड को लाइफ ऑफ एलेक्सर बनाने और फर्स्ट एम्परर को रिसीव करने के लिए चूज किया गया है, इसलिए यहाँ से बाहर जाना इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन सी में कुछ ऐसे मॉन्स्टर हैं जिनका काम मेन आइलैंड में सिंसिन क्योंकि अजीब मॉन्स्टर ना जा पाए ये एंश्योर करना है। ये सुन के यूजुरिया कहती है कि हमारे मॉन्स्टर को मार के जाने के ज्यादा चांसेस हैं, ना कि टेंजेंट को मारने के, इसलिए हमें यहाँ से अभी ही भाग जाना चाहिए। लेकिन कोई भी स्वॉर्डमैन या इंसान छोटी बोट से जाते हुए सी मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकता, तो ये प्लान काम नहीं आएगा। पर फूची सभी को बताता है कि यहाँ एक वाटर गेट है जिससे कोई भी शिप या बोट बाहर आती है तो सी मॉन्स्टर उस पर अटैक नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसे ट्रेन किया गया है। इसलिए हमारा काम है टेंजेंट से फाइट करने से बचना और बिना डिटेक्ट हुए एलेक्सर लेके आइलैंड से भाग जाना। पर इन दोनों ही केस में उन्हें एनिमी टेरिटरी में जाना ही होगा। इसलिए सियोन गाबेमारू और यूजुरिया से कहता है कि वो सभी को अपनी स्टेल्थ एबिलिटी यानी छुपने की कला सिखाए, जिसके लिए दोनों ही मान जाते हैं। सबसे पहले यूजुरिया सैंटा का चश्मा पहन के टीचर बनते हुए बताती है कि अगर हम अपने टाव को वीक यानी कमजोर मतलब डैम्प कर लें तो अपने आप की लाइफ फोर्स और एग्जिस्टेंस को भी हम कम करके इनविजिबल हो सकते हैं। पर अगर स्टेल्थ एबिलिटी यूज करते टाइम आपने बोला तो आपकी एबिलिटी डीएक्टिवेट हो जाती है, पर ये पक्का है कि स्टेल्थ एबिलिटी टेंजेंट को भी चकमा दे सकती है आसानी से। फिर यूजुरिया के देख रेख में सब लोग स्टेल्थ एबिलिटी सीखने के लिए अभी टाव को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और जो अच्छे से फोकस नहीं करता उसे यूजुरिया से पनिशमेंट भी मिलती है। इसके बाद गाबेमारू सभी को बताता है कि टाव फिजिकल वे में भी वर्क करती है, जैसे सुमो और मार्शल आर्ट में अटैक यूज करते हैं वैसा ही कुछ। इसलिए तो गाबेमारू ने अपने अपोनेंट के टाव को उन्हीं के खिलाफ यूज करने की ट्रिक इन्वेंट कर ली है आसानी से। पर बाकी सभी गाबेमारू की तरह निंजा नहीं है, इसलिए वो गाबेमारू की बाकी स्किल नहीं सीख पाते, जैसे अपनी नेक को डिसलोकेट करना और अपने आप को मारे बिना हार्ट को स्टॉप करना। पर जो टाव यूज करने में अच्छे होते हैं वो जल्दी थकते नहीं है। इसलिए तो टोमा और टामिया के बीच फाइट हो जाती है, क्योंकि टोमा टाव यूज करने में अच्छा है, इसलिए उसे लगता है कि अब वो इतना ताकतवर हो गया कि टामिया को भी हरा सकता है। सभी लोगों को एक ही गोल के लिए काम करता देख सागरी और गाबेमारू दोनों का सोचना होता है कि पहले हम सभी एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अगर अब इनमें से कोई भी मरेगा तो हमें बुरा लगेगा। इसके बाद सियोन सभी को उनके टाव एट्रीब्यूट के हिसाब से खड़े होने को कहता है, जैसे टामिया और गाबेमारू फायर एट्रीब्यूट, टोमा और यूजुरिया वाटर, फूची मेटल, मी और नूरोगाई वाटर एंड एट लास्ट सियोन और सागरी वुड एट्रीब्यूट वाले। फिर मी सभी टेंजेंट के एट्रीब्यूट के बारे में बताती अपने ग्रुप को। आगे सियोन